अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कानून शहादत सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। कानून शहादत है क्या? और कानून शहादत एक ऑर्डर है, ऑर्डर 10 ऑफ 1984, जो 26 अक्टूबर 1984 को इन्फोर्स हुआ था। और इसमें 13 चैप्टर हैं और एक 166 जो है आर्टिकल्स हैं। और ये कानून शहादत जो बनाया गया है वो इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना में बनाया गया है। और कानून शहादत जो इसका अहम रोल है वो एविडेंस में, जो सिविल और क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनमें की एविडेंस में इसका बड़ा रोल होता है। हम चैप्टर 1 जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके आर्टिकल नंबर 1 से, जिसमें है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसके सबसेक्शन 1 में आते हैं तो कहते हैं कि दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत ऑर्डर 1984। जो हम इंट्रो में भी कह के आए हैं कि कानून शहादत एक ऑर्डर है, तो इसमें भी यही है कि कानून शहादत इस ऑर्डर को हम कानून शहादत ऑर्डर कहेंगे 1984। और उसके सब क्लास 2 में है कि ये कानून शहादत जो है पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। जो पूरे पाकिस्तान की जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। जो हमारी कोर्ट मार्शल्स हैं, हमारी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हैं, या और जो क्वासी और जो जुडिशल और क्वासी जुडिशल जो भी हमारी जो पावर्स हैं या जुरिस्डिक्शन जिसके पास हैं, जो कानून के तहत एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, उसमें ये हम अप्लाई करेंगे। बाकी ये है कि ये आर्बिट्रेटर्स जो हैं वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ ये जुडिशल एंड क्वासी जुडिशल एंड हमारी जो भी कोर्ट्स हैं, कोर्ट मार्शल है, ट्रिब्यूनल है, मतलब जो भी कानून में जिनको भी ऑथोराइज किया गया है कि वो एक प्रोसीडिंग कर सकते हैं और एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं एज पर लॉ, तो वहाँ पे ये हम अप्लाई करेंगे। बाकी आर्बिट्रेटर्स के जो प्रोसीडिंग है उसमें हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम आर्टिकल 2 के सब क्लास बी में आते हैं। उसमें है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स है क्या, हम उसको आज समझेंगे। डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks। मीन्स कोई ऐसी चीज जो किसी चीज पे, किसी भी कागज पे, किसी पत्थर पे, किसी लोहे की चीज पे, किसी लकड़ी की चीज पे, कहीं पे भी जो लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स की शक्ल में लिखी गई हो उसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और जिसको हम यूज कर सकें एज एविडेंस किसी भी मैटर में। फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम राइटिंग्स में होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम कोई सेल डीड हमारी है जो हम सिविल केसेस में देते हैं, या हम क्रिमिनल केसेस में आए तो मुशीर नमाज है जो हम पेश करते हैं। मतलब उस पे एक लिखी हुई चीज़ होती है, कोई कुछ लिखा होता है, कुछ मवाद, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। या ऐसी चीज़ जो प्रिंटेड हो, जिसमें वर्ड्स जो प्रिंटेड हो, या फोटोग्राफ हो, उसको भी हम डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। या मैप्स हो,
उसको भी हम डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सब क्लास सी पे, जो है एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस बेसिकली मैं आपको एविडेंस की डेफिनेशन बताने से पहले आपको ये बता दूं कि एविडेंस दो किस्म की होती है। एक जो हम इसी कानून शहादत के आर्टिकल्स में आगे पढ़ेंगे कि एविडेंस एक ओरल एविडेंस होती है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। तो उसको हम जो उनका जो आर्टिकल का जब वक्त आएगा हम उस टाइम पढ़ेंगे, मगर ये कि हम पहले मैंने सोचा कि आपको इस डेफिनेशन से पहले इसको बता दूं कि दो किस्म की एविडेंस होती है, एक ओरल होती है, एक डॉक्यूमेंट्री होती है। तो इसमें हम आते हैं कि ये कहता है कि एविडेंस इंक्लूड्स होती है वो सब स्टेटमेंट्स, वो सब बयानात जो कोर्ट परमिट करे, इजाज़त दे किसी बंदे को, किसी विटनेस को, किसी गवाह को कि वो आके कोई बयान दे किसी मैटर के हवाले से, उस स्टेटमेंट को हम एविडेंस कह सकते हैं। या जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम किसी गवाही के तौर पे हम पेश करते हैं, जैसे मैं पहले कह के आया हूँ डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन के दौरान कि एक जैसे सेल डीड है जो हम सिविल के केसेस में हम पेश करते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई क्रिमिनल केसेस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट जिसको इंस्पेक्ट करती है, कोर्ट उसको देखती है कि आया के जो मैटर है जिससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स पेश किया गया, आया कि इसकी रिलेशन, इस डॉक्यूमेंट्स की रिलेशन इस केस से कितनी है और ये कितना डॉक्यूमेंट्स इस केस से रिलेट करता है, और उस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। कि मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएं कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन के लिए, कि ये एज एविडेंस, उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। अब हम आते हैं सब क्लास डी पे, फैक्ट। फैक्ट को हम ऐसे समझें कि फैक्ट वो चीज़ है जो किसी केस में बताई गई हो या उसका रिलेशन उस केस से कनेक्ट हो। फॉर एग्जांपल कोई हम एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारी जो है एनिमिटी है, प्रीवियस एनिमिटी शो करते हैं कि हमारी किसी प्लॉट की वजह से झगड़ा था। तो अब क्या हुआ कि हमने इसमें फैक्ट क्या है कि हमारा जो पीछे जो झगड़ा था क्या है, फैक्ट उसमें जो हमारा प्लॉट है या जो ज़मीन है वो आ जाती है, जो रिलेवेंट फैक्ट है कि हमारा झगड़ा किस वजह से हुआ, या हमने जो एफआईआर में हमने लिखवाया है कि हमारा झगड़ा इस प्लॉट की वजह से हुआ था, जो हमने जो लड़ाई की है या उन दोनों पार्टियों ने आपस में जो लड़ाई की है इस प्लॉट की वजह से, ये एक फैक्ट्स होते हैं जो किसी केस में बताए गए होते हैं या उससे कनेक्टेड होते हैं। अब हम आते हैं सब क्लास डी पे, फैक्ट। अब हम आते हैं आर्टिकल 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एविडेंस के लिहाज से, हु मे टेस्टिफाई, कि कौन जो गवाही दे सकता है। वो सब पर्सन्स कॉम्पिटेंट हैं, गवाही दे सकते हैं, इवन बूढ़ा हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सब गवाही दे सकते हैं until and unless कि वो जो उससे क्वेश्चन पूछे गए हों और उसके रेशनल आंसर दे सकेगा या दे पाएगा, तो वो गवाही दे सकता है और वो अनसाउंड माइंड ना हो। बाकी इसमें कोई भी ये नहीं है कि बच्चा गवाही नहीं दे सकता या औरत गवाही नहीं दे सकती या बूढ़ा गवाही नहीं दे सकता, नहीं, सब दे सकते हैं गवाही, मगर उसमें यह है कि जो क्वेश्चन उससे पूछा गया हो उसको वो उसके जो आंसर हैं वो रैशनल आंसर्स दे सके, और दूसरी बात वो अनसाउंड माइंड ना हो।
तो वो गवाही दे सकता है। और ये अब हम आर्टिकल 4 पे आते हैं, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। इसमें यह है कि कहते हैं कि नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in the court as a judge or magistrate। मतलब किसी भी जज और मैजिस्ट्रेट को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको ये नहीं कह जा सकता कि आपने जो ऑर्डर किया है वो ऐसे किया, या आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, या उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। और उसको ये नहीं किया जा सकता कि आपने ये गलत ऑर्डर किए तब तक के जब कोई उससे जो जिसके सबॉर्डिनेट है, जो उससे बाला कोर्ट है, या उससे जैसे कोई बड़ी कोर्ट से कोई ऑर्डर ना आए, उससे पहले उसको कुछ भी नहीं कह सकते। उसको उसका आंसर वो कंपेल करके, उसको फोर्स करके उसका आंसर नहीं लिया जा सकता कि आपने ये ऐसे ऑर्डर क्यों किया, ये क्या अंटिल कि जब तक कोई जो बड़ी कोर्ट है उससे वो उसको ऑर्डर करे आंसर देने के लिए, तब तक वो किसी और के आगे जवाबदीदा नहीं है, और ना कोई फोर्स करके उससे जवाब ले सकता है कि भाई हमें जवाब दो। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 5 पे, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। इसमें यह है कि कोई भी बंदा जो जिनके जो जैसे वाइफ और हस्बैंड होते हैं, उनके बीच में जो भी बातें हुई हों शादी की या जो भी हैं, वो कोई भी उनसे ये फोर्सफुली उनसे एविडेंस में नहीं पूछ सकता कि आपने शादी में क्या बातें की थी, या उनसे कोई उनकी काउंसिल इवन उनसे नहीं पूछ सकती कि क्या बातें हुई थी क्या नहीं हुई थी। मतलब उनको वो कम्युनिकेशन जो उनकी ड्यूरिंग मैरिज हुई थी, उसको वो उनकी अपनी मर्जी के बगैर वो उनको फोर्सफुली उनसे कंपेल नहीं कर सकते, उनसे बुलवा नहीं सकते जब तक वो खुद राजी ना हो उसको बताने के लिए। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 6, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। इसमें है कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एन एविडेंस ड्राइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट। इसमें यह कि कोई बंदा जिसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो बताए कि जो चीज़ जो भी पब्लिश नहीं हुई हो, या कोई जो ऑफिशियली जिसका ऑर्डर नहीं हुआ हो। फॉर एग्जांपल एक स्टेनो है जिसने टाइप किया हो ऑर्डर, जिसको डिक्टेट किया हो जज ने के जजमेंट की या बेल ऑर्डर, तो उसको पता है कि ये डिक्लाइन हुई है या बेल ग्रांट हुई है, या जजमेंट जो दी है उसमें एक्विट किया है या कन्विक्ट किया है। मगर ये है कि वो उसने उसको डिक्टेट करा, उसको पता चल गया। मगर ये है कि अब वो स्टेनो उसको कोई भी पार्टी या कोई भी वकील या कोई भी बंदा उसको फोर्सफुली ये नहीं उससे बुलवा सकता, उसको कह सकता कि भाई उसमें बताओ, या कोई ऐसा ऑर्डर फॉर एग्जांपल के किसी ऑफिस में इन कॉन्फिडेंशियली कोई ऑर्डर हुआ वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कि ये हम ऑर्डर करेंगे, जब तक वो ऑर्डर पब्लिश ना हो तब तक उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के किसी भी मेंबर्स से कोई भी नहीं पूछ सकता फोर्सफुली। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 7 पे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसमें यह है कि नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर्ड दैट द public interest would be suffer if he discloses। इसमें यह है कि इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि कोई पब्लिक ऑफिसर हो उसको फोर्सफुली कोई बात डिस्क्लोज नहीं करा सकते जो उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में पता हो, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में उसके साथ की गई हो,
कि वो बात कोई भी बंदा या कोई भी इदारा उससे फोर्सफुली नहीं डिस्क्लोज कर सकती, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज करेगा तो उससे जो है पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो सफ़र करेगा। तो अगर पब्लिक का इंटरेस्ट सफ़र करता है तो वो उसके लिए कोई भी उस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसके हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग communication concern industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by federal government or provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government। मतलब कोई भी जो हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत में कोई बात किसी इंडस्ट्रीज के हवाले से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुई हो या कोई किसी भी एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो उनमें जो ऑफिशियल्स जो बंदे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस कम्युनिकेशन में, और उनको कोई भी और बंदा और कोई मुलाजिम कोई और ऑफिसर कोई और बंदा उनको फोर्स नहीं कर सकता कि बताओ कि क्या जो है बातें हुई थी, क्योंकि अगर वो कहता है कि वो अगर मैं बताऊंगा तो पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र होगा, तो इसलिए उसको कोई भी फोर्सफुली नहीं कह सकता कि हमें बताओ।